Assalamu alaikum and welcome to the channel and welcome to the new topic of pharmacology। जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने फार्माकोकाइनेटिक्स को स्टार्ट किया है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने पहले डिस्कस किया कि व्हाट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग, फिर हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग और कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो इफ़ेक्ट करती है एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग को। फिर उसके बाद जो हमारा प्रोसेस है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग का क्या मतलब है कि जिस तरह हमने बात की थी कि जब भी ये ड्रग जो है ना ये एब्जॉर्ब होगा फ्रॉम द इंटेस्टाइन और ये फिर जाएगा किस तरफ, लिवर की तरफ। तो लिवर में इस पे क्या होगा, एक प्रोसेस होगा जिसे हम क्या कहते हैं, फर्स्ट पास इफेक्ट कहते हैं। फर्स्ट पास इफेक्ट के बाद इस पे जो है ना इसकी एक अमाउंट जो है ना वो अवेलेबल होगी, उसको हम क्या कहते हैं, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। फिर उसके बाद ये ड्रग जो है ना ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग किस तरह से होगा इसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ये एक शॉर्ट सा टॉपिक है, डिटेल में इसको स्टडी करते हैं। अच्छा, तो ये अब क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग है। सो द प्रोसेस बाय विच ड्रग रिवर्सिबली लीव ब्लड स्ट्रीम एंड इंटर इंटरस्टिशियल एंड टिश्यू। अब इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि आपने ये याद रखना है कि ये ड्रग जो है ना ये रिवर्सिबली लीव द ब्लड स्ट्रीम। मतलब जब लिवर से क्या होगा, लिवर से ये ब्लड स्ट्रीम की तरफ जाएगा, वेन्स की तरफ जाएगा और ब्लड में ये फिर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, ब्लड के ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो मतलब ये है कि जब ये ब्लड को लीव करें और ये कहाँ तक पहुँच जाए, ये एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज तक पहुँच जाए, एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज। ठीक है, क्योंकि हम तो इस ड्रग को डिलीवर करेंगे ना, डिलीवर कहाँ पे करेंगे, टिश्यूज़ पे, सेल पे, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस पे, वहाँ पे डिलीवर करेंगे ना। तो ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि वो प्रोसेस जिसमें ड्रग जो है ना वो रिवर्सिबली का क्या मतलब है कि ये फिर वापस इस ब्लड स्ट्रीम में आएगा जब एक्सक्रीशन होगी। ठीक है, तो रिवर्सिबली लीव करेगा किस चीज़ को, ब्लड स्ट्रीम को, एंड इंटर करेगा इंटरस्टिशियल एंड टिश्यू। मतलब क्या है कि एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू, एक्स्ट्रा सेलुलर एरियाज एंड टिश्यू में क्या होगा, इंटर होगा। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग कहते हैं। अच्छा, सच एज प्लाज्मा, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड डिपेंडिंग अपॉन इट्स फिजियो केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब ये यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्लाज्मा में, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में, लेकिन ये डिपेंड करेगा उसकी फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़ का यहाँ मतलब ये है कि हर जगह पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग सेम नहीं होगा। किस तरह सेम नहीं होगा, अब ये हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सब्सटेंसेस ऑफ हाई मालिक्यूलर वेट ऑलमोस्ट रिमेन इन वाटर प्लाज्मा। जो सब्सटेंसेस मालिक्यूलर वेट उसकी ज़्यादा हो तो वो कहाँ पे रिमेन होंगे, वो कहाँ पे रहेंगे, वो वाटर प्लाज्मा ही में रहेंगे, क्योंकि उसकी जो मालिक्यूलर वेट है वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ड्रग दैट कैन पास कैपिलरी वॉल बट कैन नॉट पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन आर लोकलाइज मेनली इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई गई है। ये बताया गया है कि मिसाल के तौर पर ये हमारे पास क्या है, ये एक सेल है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक इस तरह की कैपिलरी आई है। तो मतलब ये बता रहे हैं कि ड्रग क्या करेगा, ये यहाँ कैपिलरी वॉल जो है ना, ये वाला जो वॉल है यहाँ से पास आउट होगा, लेकिन यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन है इससे पास आउट नहीं होगा, मतलब यहाँ से क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या है इसका कि जब भी कोई ड्रग वो कैपिलरी को पास आउट करे, उसको पास क्रॉस करे, लेकिन सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ना कर पाए, तो वो कहाँ पे होंगे, मोस्टली वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में होंगे। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हम किसे कहते हैं, जो यहाँ पे आउटसाइड जो फ्लूइड प्रेजेंट है सेल के, इसको हम क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्योंकि वो ड्रग वहाँ से पास आउट नहीं कर पाता तो इसलिए फिर वो यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लोकलाइज होगा। क्लियर हो गया। अब इसकी एग्जांपल क्या है, मेनिटोल इज़ द एग्जांपल ऑफ दैट टाइप ऑफ ड्रग्स कि वो कैपिलरीज को पास करे लेकिन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में ही रहेगा, क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। अच्छा, क्रॉस सेल मेम्ब्रेन एंड डू नॉट हैव स्पेसिफिक एफिनिटी फॉर स्पेसिफिक टिश्यू आर डिस्ट्रीब्यूटेड
इक्वली। क्या मतलब है इसका कि कुछ ड्रग्स इस तरह होंगे कि वो यहाँ से पास करेंगे, क्रॉस करेंगे इसको, लेकिन उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एफिनिटी नहीं होगी। स्पेसिफिक एफिनिटी का क्या मतलब है कि वो स्पेसिफिक एरियाज पे नहीं जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपने उसके लिए स्पेसिफिक एफिनिटी ये है तो वो यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, नहीं। वो ड्रग्स जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करे और उसके लिए कोई स्पेसिफिक एफिनिटी नहीं है तो वो इस सेल में इक्वली क्या हो जाएंगे, इस सेल में इक्वली, इस टिश्यूज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। क्लियर। तो ये अब ड्रग्स की एग्जांपल दे रहे हैं कि एक ड्रग इस तरह है कि वो कैपिलरी को पास आउट करता है लेकिन सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं करता, तो वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में रहेगा। एक ड्रग इस तरह है कि सेल मेम्ब्रेन का जो है ना, सेल मेम्ब्रेन को वो क्रॉस करता है लेकिन उसके लिए कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, स्पेसिफिक एफिनिटी नहीं है, तो वो क्या होगा, वो उस टिश्यूज़ के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई कि अल्कोहल हो गए, यूरिया हो गए, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा, सम ड्रग्स आर कंसनट्रेटेड स्पेशली इन वन आर मोर टिश्यूज ऑफ द बॉडी। क्या मतलब है कि कुछ ड्रग इस तरह के होते हैं जो कंसनट्रेटेड होते हैं इन वन आर मोर टिश्यूज इन द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल आयोडाइड इन द थायराइड ग्लैंड। क्लियर हो गया। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बता रहे हैं कि कुछ ड्रग इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होंगे, कुछ जो है ना वो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। अब आ जाते हैं फैक्टर दैट डिटर्मिनिंग द ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब वो कौन कौन से फैक्टर है जो डिटर्मिन करते हैं ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को। तो पहला हमारे पास क्या है, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू द प्लाज्मा प्रोटीन एंड टिश्यूज। कुछ हमारे पास ड्रग्स होते हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन्स और टिश्यू के साथ बाइंड होते हैं। इस तरह बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा में हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होते हैं, उसके साथ ये ड्रग बाइंड हो जाता है। बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन टू वेरिंग एक्सटेंट, बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू अल्बुमिन इज रिवर्सिबल एंड may show low and high capacity. Albumin has the strongest affinity for anionic drugs and hydrophobic drugs. क्या मतलब है कि कुछ ड्रग्स इस तरह के होते हैं कि वो क्या हो जाते हैं, वो जब डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना तो वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। क्लियर है। तो जब वहाँ पे वो बाइंड होंगे तो ये बाइंडिंग जो है ना वो कहाँ पे होंगी, अल्बुमिन के साथ होगी। और अल्बुमिन की ये जो बाइंडिंग है वो क्या होगी, वो रिवर्सिबल होगी। क्लियर हो गया। एक मिनट, यहाँ पे आप देख, ये यहाँ पे क्या बता रहा है, बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन। ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपको मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। बाइंडिंग टू द प्लाज्मा प्रोटीन का क्या मतलब है कि सर्टेन ड्रग्स विल फॉर्म रिवर्सिबल बॉन्ड टू द सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स इन द ब्लड स्ट्रीम सच एज अल्बुमिन। जब ये ड्रग जो है ना, मिसाल के तौर पर ये एक क्या है, सर्कुलेटिंग ब्लड है, इसके अंदर अल्बुमिन प्रेजेंट है, तो जो ड्रग यहाँ पे आएगा वो अल्बुमिन के साथ क्या करेगा, वो अल्बुमिन के साथ एक रिवर्सिबल बॉन्ड बनाएगा। ड्रग्स विच आर हाईली बॉन्ड विल हैव लो डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या मतलब है इसका कि जो ड्रग इस कैपिलरीज के अंदर अल्बुमिन के साथ बाइंड बनाएगा, मिसाल के तौर पर ये ड्रग है, ये अल्बुमिन है, ठीक है, तो जब ये इससे यहाँ पे बाइंड हो जाएगा तो ये इसको लीव नहीं कर पाएगा ना इस ब्लड स्ट्रीम को। और डिस्ट्रीब्यूशन में तो काम ही यही है कि हम इसको जो है ना क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे। तो ये ड्रग क्या करेगा, ये ड्रग इस अल्बुमिन के साथ अटैच हो जाएगा। जब भी ड्रग अल्बुमिन के साथ या प्रोटीन के साथ विद इन द कैपिलरीज, विद इन द ब्लड स्ट्रीम अटैच होगा तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, लो होंगी, क्योंकि वो तो यहाँ पे अल्बुमिन के साथ अटैच। इसकी मिसाल इस तरह है कि मिसाल के तौर पर एक बंदा आ गया है और आप उसको हाथ से पकड़ ले और आप उसको कहें कि आप डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, तो क्या वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाएंगे, नहीं। क्लियर है। तो मतलब क्या है कि वो ड्रग जो अल्बुमिन या प्रोटीन के साथ जो है ना वो अटैच हो जाए विद इन द ब्लड स्ट्रीम, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगी, लो डिस्ट्रीब्यूशन होंगी। क्लियर। आल्सो फ्री ड्रग इज एबल टू रीच द टारगेट टिश्यू एंड एक्सर्ट ए फार्माकोलॉजिकल। अब यहाँ पे क्या है कि वो ड्रग्स जो फ्री ड्रग्स है, जो किसी अल्बुमिन या प्रोटीन या सर्कुलेटिंग प्रोटीन के साथ अटैच नहीं होते, उसकी जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, वो टारगेट टिश्यूज़ तक पहुंच जाते हैं और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट को शो कर देते हैं। क्लियर है। तो ये बात आपने याद रखनी है।
अब यहाँ पे ये क्या बता रहे थे, ये बता रहे थे कि बाउंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन टू वेरी एक्सटेंट, मतलब मुख्तलिफ तौर तरीक़ों से मुख्तलिफ अमाउंट में ड्रग जो है ना वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ अटैच होता है। क्लियर? बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू एल्बुमिन इज़ रिवर्सिबल एंड may शो लो एंड हाई कैपेसिटी। लो एंड हाई कैपेसिटी का क्या मतलब है कि कुछ ड्रग बाइंड होंगे, कुछ ड्रग बाइंड नहीं होंगे, लेकिन ये बाइंडिंग क्या होगी, reversible. Albumin has the strongest affinity for the anionic drugs and hydrophobic drugs. यहाँ पे ये बात बताई गई है कि वो ड्रग्स जो एनाइक ड्रग्स हो या हाइड्रोफोबिक ड्रग्स हो तो वो मोस्टली अटैच हो जाते हैं अल्बुमिन के साथ। जब वो अल्बुमिन के साथ अटैच हो जाते हैं तो फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती, और जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी तो वो अपना इफेक्ट शो नहीं करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं, यहाँ पे एक बात तो क्लियर हो गई कि बाइंडिंग ऑफ ड्रग टू द प्लाज्मा प्रोटीन। अब आ जाते हैं टिश्यूज़ की तरफ। सो बाइंडिंग टू द टिश्यूज़ प्रोटीन, ड्रग अकुमुलेट इन द टिश्यू लीडिंग टू द हायर कंसंट्रेशन इन द टिश्यूज़। क्या मतलब है अकुमुलेशन का? क्या मतलब है कि वो एक जगह पे जमा हो जाती है। क्लियर है? तो ये अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि ड्रग अकुमुलेट इन द टिश्यू लीडिंग इन हायर कंसंट्रेशन इन द टिश्यू। क्या मतलब है, मिसाल के तौर पर ये एक टिश्यू है तो यहाँ पे ये ड्रग इस तरह से क्या हो जाता है, अकुमुलेट हो जाता है, तो इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ बाइंडिंग टू लिपिड प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। क्या मतलब है इसका कि जब ये इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाती है टिश्यूज़ के अंदर तो ये बाइंड हो जाता है लिपिड को, प्रोटीन को और न्यूक्लिक एसिड के साथ। मतलब इसकी बाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के साथ, इसकी बाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, ड्रग में आल्सो एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द टिश्यूज। ड्रग में आल्सो बी एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू टिश्यूज। टिश्यू रिजर्व्स में सर्व एज अ मेजर सोर्स ऑफ अ ड्रग एंड प्रोलॉन्ग इट्स एक्शन। क्या मतलब है कि ड्रग जो है ना वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है टिश्यूज़ की तरफ, ठीक है, और टिश्यू फिर उसको रिजर्व करता है एंड ये एक मेजर सोर्स है ऑफ द ड्रग टू प्रोलॉन्ग इट्स एक्शन। मतलब वो क्या करेगा, वो वहाँ पे स्टोर होंगे और जब वो वहाँ पे स्टोर होंगे तो उसकी बाइंडिंग स्टार्ट हो जाती है लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड के साथ, तो वो ड्रग का जो एक्शन है ना वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। क्लियर हो गया? तो ये दो इफेक्ट आपने याद रखने हैं कि इसके वजह से डिस्ट्रीब्यूशन पे असर पड़ता है। अच्छा, ब्लड फ्लो। अब ब्लड फ्लो की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ख़राब हो सकती है कि नहीं हो सकती, तो ये भी आपने याद रखना है। सो रिमेंबर वन थिंग, ब्लड फ्लो, हाउ रैपिडली ड्रग मॉलिक्यूल आर डिलीवर्ड टू ए गिवन टिश्यूज, हाउ effectively the concentration gradient between blood and tissue is maintained, drug equilibrate rapidly between the blood and organs with a high blood flow, capillary permeability, capillary structure and chemical nature of a drug। ये यहाँ पे ये सारा कुछ ये बता रहे हैं कि ये इस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आप देख ली ये वाला, ये क्या बता रहे हैं, ब्लड फ्लो। इफ़ ए ड्रग इज सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम, अब वो उसी ड्रग की बात हो रही है। इफ़ ए ड्रग इज सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम इट विल रीच द टिश्यू दैट आर हाईली परफ्यूज्ड। क्या मतलब है कि मिसाल के तौर पर एक ब्लड के अंदर एक ड्रग है तो वो क्या करेगा, वो उस टिश्यू के अंदर जो है ना वो उस टिश्यू को पहले पहुंचेगा जिसको ब्लड सप्लाई क्या है, ब्लड सप्लाई ज़्यादा है। ये तो कॉमन सी बात है, जहाँ पे आपकी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा हो वहाँ वो ड्रग जो है ना वो पहले पहुँचेगा और ज़्यादा पहुँचेगा। परफ्यूज का मतलब है जहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो। मोर ड्रग्स विल रीच ऑर्गन दैट रिसीव ए ग्रेट डील ऑफ ब्लड फ्लो सच एज द ब्रेन एंड किडनीज। क्या मतलब हुआ कि ब्लड फ्लो जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे मोर ड्रग जो है ना ज़्यादा ड्रग वहाँ पे पहुँचेगा, जिस तरह हमारे पास ब्रेन हो गया एंड किडनीज हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि द ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स अपॉन दी ब्लड फ्लो। अगर एक एरिया को ब्लड फ्लो ज़्यादा है तो वहाँ पे ड्रग टाइम भी लेगा पहुँचने में और वहाँ उस तरह का अमाउंट भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है कि हाउ रैपिडली ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर्ड टू ए गिवन टिश्यू। ब्लड फ्लो का क्या मतलब है कि अगर ब्लड फ्लो है तो ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से वो ड्रग मॉलिक्यूल डिलीवर होते हैं टू द गिवन टिश्यू। हाउ इफेक्टिवली द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिटवीन
ब्लड एंड द टिश्यू इज मेंटेन। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अगर ब्लड और टिश्यू के दरमियान मेंटेन ना हो तो ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन में मसला आ सकता है। ड्रग इक्विलिब्रेट रैपिडली बिटवीन द ब्लड एंड ऑर्गन विद हाई ब्लड फ्लो। वो ब्लड वो ऑर्गन जो हाईली परफ्यूज हो तो वहाँ पे जो है ना ड्रग क्या होगा, वो रैपिडली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसके अलावा कैपिलरी परमिएबिलिटी, कैपिलरी स्ट्रक्चर एंड केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग, ये भी डिपेंड करता है कि ब्लड फ्लो अगर है तो कैपिलरी नेचर क्या है और केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग क्या है, हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफिलिक है, ये हमने ऑलरेडी एब्जॉर्प्शन में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये इस पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, लिवोफिलिसिटी की बात कर लेते हैं। तो लिवोफिलिसिटी का क्या मतलब है कि वो ड्रग जो फैट लविंग हो। ठीक है, मतलब क्या है इसका, क्या मतलब है, फैट लविंग। अच्छा, सो लिफोफिलिक ड्रग्स रेडली मूव अक्रॉस मोस्ट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स। क्या मतलब है कि जो लिफोफिलिक ड्रग्स है वो रेडली मूव करते हैं अक्रॉस मोस्ट बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, dissolve and penetrate entire cell surface. Hydrophilic drugs do not readily penetrate cell membrane and must pass through slit junctions. क्या मतलब है कि जो हाइड्रोफिलिक ड्रग्स होते हैं ना वो डायरेक्टली पास हो जाते हैं इन द स्लिट जंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। क्या मतलब है कि इस तरह से सेल मेम्ब्रेन है तो इसमें इस तरह के स्लिट्स बने होते हैं, तो इस स्लिट्स में वो ड्रग्स जो है ना वो पास करते हैं दी सेल मेम्ब्रेन को। और यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो लिफोफिलिक ड्रग्स होते हैं वो इतनी मूव नहीं करते अक्रॉस दी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, लेकिन हाइड्रोफिलिक ड्रग्स जो है ना वो डायरेक्टली मूव करते हैं टू द सेल मेम्ब्रेन एंड मस्ट पास थ्रू द स्लिट जंक्शंस। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला टॉपिक ख़त्म हो जाता है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, जो अफेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे इस स्लाइड पे आ जाते हैं तो इसमें बहुत सारे बातें हैं। फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग, ये आपने याद रखने हैं, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्लाइड है। यहाँ पे ये फर्स्ट बात ये क्या बता रहे हैं कि टिश्यू परमिएबिलिटी, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग कैन रीच ऑल ओवर द बॉडी कंपार्टमेंट। क्या है कि जो हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हो ना, कि वो ड्रग्स जो लिपिड में सॉल्युबल हो वो बॉडी कंपार्टमेंट को ईजिली पहुंच सकते हैं। ये हमने फर्स्ट बात की थी एब्जॉर्प्शन और वो इंट्रोडक्शन में कि जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हो वो डायरेक्टली जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, ये वाला स्लाइड आपने याद रखना है। ब्लड फ्लो क्या है कि इफ ए ड्रग इज सर्कुलेटिंग इन द ब्लड स्ट्रीम इट विल रीच टू द टिश्यू दैट आर हाईली परफ्यूज्ड। मोस्ट ड्रग विल रीच ऑर्गन दैट रिसीव अ ग्रेट डील ऑफ ब्लड फ्लो सच एज द ब्रेन एंड किडनी। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जहाँ पे भी ब्लड फ्लो ज़्यादा होगी, जिस ऑर्गन को ब्लड फ्लो ज़्यादा हो वहाँ पे ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा होगी। Binding to a plasma proteins. Certain drugs will form reversible bonds to a circulating protein in the bloodstream, such as albumin. Drugs which are highly bound will have low distribution. Also, free drugs are available to reach the target tissue and exert a pharmacological effect. ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि जो ड्रग सर्कुलेटिंग प्रोटीन्स में ब्लड स्ट्रीम के अंदर अल्बुमिन के साथ अटैच होंगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन लो होगी, और जो अटैच नहीं होंगे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी। Weak acid and neutral drugs bind particularly to albumin, while basic drugs tends to bind to alpha 1 acid glycoprotein। क्या मतलब है कि जो वीक एसिड और न्यूट्रल ड्रग्स हैं ना वो बाइंड करते हैं अल्बुमिन के साथ, और जो वाइल बेसिक ड्रग्स जो है ना वो बाइंड करते हैं अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। तो ये इसकी कुछ बाइंडिंग है रिलेटेड टू द प्रोटीन्स। अब यहाँ पे ये कंपार्टमेंट्स की बात हो रही है कि वो ड्रग जो बिल्कुल ही फ्री है तो वो कंपार्टमेंट 2 की तरफ आ जाती है, लेकिन वो जो ड्रग प्रोटीन के साथ कंबाइन हो जाती है तो वो यहाँ पे रिमेन रहती है। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, तो बस ये यहाँ पे ये वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। ये फैक्टर अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग के लिए अगर आपने स्लाइड याद रखना है तो ये वाला स्लाइड आपने याद रखना है, क्योंकि ये बेस्ट है। वहाँ पे असल में कॉन्सेप्चुअल बातें बताई गई है, लेकिन यहाँ पे इसको डिस्कस किया गया है कि किस तरह से मतलब फैक्टर अफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर आप उसको डिस्कस करेंगे और लेक्चर को नहीं देखेंगे तो फिर आपको बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप बग़ैर लेक्चर देखे कुछ समझना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये वाला जो स्लाइड है ना ये बेस्ट है। ठीक हो गया।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।